हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसी कहानी की श्रृंखला में हम देखेंगे आज हमारी जो कहानी है वो है आकाशदीप। जी हाँ दोस्तों, आज हम आकाशदीप कहानी का इस वीडियो में मूल पाठ अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मेरे साथ कहानी पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है आकाशदीप, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी की हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो इस कहानी का जो भी तथ्यपरक अध्ययन है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इस कहानी में सिर्फ हम कहानी की कथा समझेंगे और कहानी में क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके पात्र परिचय बता दूं कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो इसमें पात्र के रूप में सबसे पहले है चंपा, जो इसकी नायिका है। कहानी में चंपा है जो नायिका है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे पात्र की, तो दूसरा पात्र आएगा हमारा बुद्धगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पात्र हमारा कौन सा है? बुद्धगुप्त है। अगर हम नेक्स्ट पात्र की बात करें तो एक पात्र आएगा इसमें जया और एक आएगा हमारा मणिभद्र। ठीक है दोस्तों, एक पात्र है हमारा मणिभद्र। तो यही चार पात्र हैं मुख्य रूप से जो हमारी कहानी में आते हैं। वैसे पात्र तो और भी हैं, ऐसे चंपा के पिता हैं, चंपा के पिता का भी इसमें वर्णन आता है, और चंपा की माता जी और चंपा की माँ। तो मुख्य रूप से इन्हीं कैरेक्टरों के माध्यम से ये कहानी चलेगी। तो आइए हम कहानी का पाठ करते हैं। तो सबसे पहले बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हैं? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई मुझे शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और एक प्रहरी हैं। दोस्तों, जो भी लाइन मैंने बोल्ड कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, इन लाइनों को आप ध्यान से देखते चलें कि इसमें कहानी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कहानी पर कितने जिस कहानी में जो नाव थी उस पर चंपा और जो बुद्धगुप्त था उसके अलावा और कितने नाविक थे और कितने प्रहरी थे। तो इसमें कुल 10 नाविक और एक प्रहरी था। ठीक है दोस्तों, तो कितने? 10 नाविक और एक प्रहरी है। आगे हम देखें कि शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोर उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, तो दोस्तों उस नाव पर जो बंदी किए हुए थे, तो उन दोनों में से जब दोनों बंदी मुक्त हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया। तो वो बंदी बोला कि यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो ये चंपा कहती है दोस्तों कि स्त्री होना कोई पाप है। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? कि चंपा। तो पहला कैरेक्टर हमारा आ गया चंपा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। तो दोस्तों ये जो नाव में थे ये सभी समुद्र में थे। तो समुद्र में एकदम से आंधी आती है। तो जो समुद्र पोत का पथ प्रदर्शक था उसने दूर से देखा कि आंधी आने वाली है। तो उसने जैसे ही चिल्लाया कि आंधी, आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी
ढुलककर उस रज्जू रस्सी के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कदुंक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखें कि अनंत जल निधि में ऊषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? तो जैसे ही देखा कि नाव हमारी मुक्त हो चुकी है, जो नाविक थे उस नाव पर, तो उन्होंने देखा कि नाव हमारी मुक्त हो चुकी है, बंदी भी मुक्त हैं, पर ये किए किसने? तो सहसा उसके जो नाव का नायक था उसने कहा कि बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। यानी उसका जो नाव का जो पोताध्यक्ष था मणिभद्र, तो उससे जब इसने बुद्धगुप्त ने कहा कि अब इसका नायक मैं हूँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। तो फिर जो मणिभद्र था उसने कहा कि अच्छा तुम इतना ही वो कर रहे हो, तो चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं, जो विजयी होगा वही उसका नायक हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथों स्वतंत्र कर लिए। यानी उसने दोनों अपने हाथ स्वतंत्र कर लिए और अपना जो कृपाण था वो अपने मुंह में दबा लिया दांतों से। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कट में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। तो दोस्तों, अब तक कहानी में हमने क्या देखा कि जो चंद्रगुप्त है और चंपा है, ये दोनों एक नाव पर बंदी बना लिए गए थे और वो दोनों फिर आपस में सलाह करके वो आज़ाद हो जाते हैं। और जो नाव का नायक था मणिभद्र, उससे फिर बुद्धगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है और बुद्धगुप्त उसमें जीत जाता है। तो बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ। दोस्तों ये वाली लाइन आप ध्यान रखना, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है कि मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? जब बुद्धगुप्त विश्राम करके उठा तो उसने फिर नायक से पूछा, मणिभद्र से, कि हम इस समय कहाँ होंगे? तो जो नायक था उसने कहा कि बाली द्वीप में बहुत दूर संभवतः एक नवीन द्वीप है, नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के बड़कों का वहाँ प्राधान्य है। तो उसने क्या बताया कि जो बाली द्वीप है उसके पास ही एक नवीन द्वीप खोजा हुआ है, हम उसी पर जा रहे हैं जहाँ पे सिंहल के बड़कों का प्राधान्य है। सिंहल यानी वहाँ की एक आदिवासी जनजाति थी जो उस टापू पर रहती थी। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? बाड़िक मणिभद्र की पाप वासना ने। तो फिर वो नायक तो अपनी नाव चलाने लगा। इधर जो चंपा और नायक हैं ये दोनों आपस में बातें करने लगे। तो सबसे पहले बुद्धगुप्त ने चंपा से पूछा कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तो चंपा कहती है कि बाड़िक की मणिभद्र की पाप वासना ने। तो ये कौन कहता है? ये चंपा कहती है।
अब दोस्तों देखना, चंपा अपना परिचय देगी तो फिर बुद्धगुप्त कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंपा क्या अपना परिचय कैसे देती है, देखिए कि जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो चंपा कौन है, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, और जो चंपा के पिता थे वो मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। ठीक है दोस्तों। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। मैंने उसे गालियां सुनाई, उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोज से जल रही थी। मांदली 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल नदी के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। तो चंपा ने अपना सब कुछ बता दिया कि मेरे पिताजी इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे, और मेरी माता का देहावसान हो गया, यानी मेरी माता की मृत्यु हो गई। तब से मैं भी पिताजी के साथ इसी नाव पर रहती थी। जब मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया तो फिर मणिभद्र ने मेरे से घृणित प्रस्ताव किया, तो फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर उसने मुझे बंदी बना लिया। तो फिर बुद्धगुप्त कहता है, बुद्धगुप्त अपना परिचय देता है कि मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये बुद्धगुप्त कहता है। बुद्धगुप्त कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निर्दिष्ट थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्य भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरते थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। दोस्तों ये वाली पंक्ति आप ध्यान रखना, ये वाली पंक्ति भी महत्वपूर्ण है कि जब चंपा और बुद्धगुप्त दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों का परिचय हुआ, तो उसके बाद जो बुद्धगुप्त था उसके मन में कुछ हुआ। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जब ये नवीन द्वीप पर पहुंचे तो उसने पूछा कि इसका हमें नाम तो पता नहीं है। तो बुद्धगुप्त ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसे आज से चंपा द्वीप कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो नया द्वीप था उसका नाम क्या रखा, तो चंपा द्वीप रखा। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद। दोस्तों ये कहानी अब यहीं पे समाप्त हो गई। ये लोग उस पर पहुंच गए हैं नवीन द्वीप पर। अब 5 बरस के बाद की कहानी है। अब हम जो कहानी आगे पढ़ेंगे वो 5 वर्ष के बाद है। कहानी में 5 वर्ष का अंतराल है। तो शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सोंद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपधार जू पर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उस ऊपर चढ़ते हंस से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा लीं। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की किरणा शैल मालाएं बन रही थीं, और वे मायाबिनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का बंसी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्ष के बाद जब कहानी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या है कि चंपा उसके समुद्र के किनारे बैठी हुई है, द्वीप के किनारे, और वो दीपक जला रही है। दीपक जला जला के वो वहीं पे जला रही है दीपक। तो उसे फिर बहुत देर बैठी रही, तो उसे जब कोई नहीं दिखा दिया
कोई नहीं दिखाई दिया तो फिर उसने पुकारा जया। अब जया कौन है? जया उसी नवीन द्वीप पर जो आदिवासी रहते थे, तो वही आदिवासी लड़की है जया। ठीक है दोस्तों, वो वहीं आदिवासी थी। और जब ये लोग वहाँ पे रहने लगे तो फिर ये जया उसकी सेविका हो गई है, चंपा की सेविका है जया। तो जैसे ही अब चंपा का परिचय होगा, एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। यहाँ जंगली का मतलब है कि जो जंगल में वास करता है वो जंगली, यानी जो जंगल में वास करते हैं वही। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती, बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। यानी जो जया थी वो चंपा को रानी कहती थी, और ऐसा कहने के लिए बुद्धगुप्त ने उससे कहा था। महानाविक कब तक आएंगे, आकर पूछो। तो चंपा ने कहा। जया चली गई। जया ने फिर चंपा ने पूछा कि महानाविक यानी बुद्धगुप्त कब आएंगे, तो फिर जया चली गई पूछने के लिए। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आए न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त। यानी जब वो बैठी बैठी वहीं पर सोच रही थी खड़ी, तो तभी बुद्धगुप्त आता है और उसकी पीठ पर हाथ रख देता है। तो फिर वो कहता है, बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह काम करना है? तो फिर चंपा कहती है कि क्षीर निधसाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो जब बुद्धगुप्त उनसे कहता है कि तुम दीप क्यों जलाती हो, किसको पथ दिखलाना चाहती हो, क्या भगवान को तुमने पथ दिखला रही हो? तो चंपा कहती है कि हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। तो फिर चंपा कहती है दोस्तों, ये लाइन देखना, कि मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो तुम बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। तो चंपा कहती है, क्योंकि वो 5 साल बाद की अब ये कहानी है, तो चंपा कहती है इन 5 सालों में तुम बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। ये बाली, जावा, सुमात्रा दोस्तों द्वीपों के नाम हैं। अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप से नीचे श्रीलंका से अगर हम थोड़ा नीचे और जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी के साइड देखना, थाईलैंड की तरफ ये वाले द्वीप पड़ते हैं। जो थाईलैंड, इंडोनेशिया है उसी के साइड ये द्वीप पड़ते हैं, बाली, जावा, सुमात्रा। तो उनके द्वारा जो समुद्र में व्यापार होता था उन पर अधिकार अब महानाविक बुद्धगुप्त का हो गया था। तो उसी की वह चंपा कहती है कि मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्न लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोक में प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। अब हम आगे देखें तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। तो चंपा कहती है कि नहीं, मुझे अपने हम पहले, चंपा याद करके कहती है कि हम पहले कैसे सही रहते थे, एक नाव थी हमारे पास, हम स्वतंत्र थे, न इतना कुछ था तुम्हारा, लेकिन अब वो सब नहीं है। तो फिर बुद्धगुप्त कहता है, तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। फिर चंपा कहती है, नहीं नहीं, तुमने दस्य व्रति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही है, अकरूर, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती
कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। यानी फिर वो कहती है कि तुम जिस प्रकार मेरे भगवान की हंसी उड़ाते हो, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी जब समुद्र यात्रा पर जाते थे तो मेरी माँ एक बांस पर दीपक जलाकर दिखाती थी, जलाती थी, मेरी माँ दीपक जलाती थी। तो मेरे पिताजी जब आकर लौटते थे, जब भागीरथी के तट पर जब लौटते थे तो मेरे पिताजी कहते कि मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तो जो साध्वी हैं ये चंपा की माँ है, ये नाम ध्यान रखना तुम। साध्वी कौन है? तो चंपा की माँ है। कि तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है, वह गदगद हो जाती हैं। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था, वह ठहाकर हंस पड़ा। फिर बुद्धगुप्त कहता है, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा उठी, मुट्ठी बांधी उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था, अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनित विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई, तो जया ने एक छोटी सी नौका को संकेत किया। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रुदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। तो चंपा एक तरफ नाव में बैठी बैठी निमग्न थी अपने विचारों में। तो फिर जब उसने एकदम से अपना मुंह दूसरी तरफ किया तो उसने क्या देखा कि महानाविक यानी बुद्धगुप्त अपना बजरा उसके पास लिए है, यानी उसकी नाव के पास। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गई। इतनी छोटी नाव पर इतना घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बालू, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। यानी बुद्धगुप्त जब चंपा के सामने बैठा है, जिसके कारण उसका पूरा जो समुद्र जल था वो उसके, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, यानी उसका तीनों जो टापू थे उन पर अधिकार था, जिसके कारण आकाश गूंजता था, पवन गुर्राता था। और उसके सामने जो बुद्धगुप्त है तो चंपा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। अब हम आगे देखें। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। श्रेष्ठ नील कमलों में भर उठी उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। तो जब वो दोनों लोग नाव में बैठे थे
तो चंपा और वो दोनों ने आलिंगन किया। उसी समय चंपा ने जो अपना कृपाण रखा हुआ था वो एकदम से निकाला। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, चमककर वो कृपाण समुद्र का हृदय बेता हुआ विलीन हो गया। यानी चंपा अपने पिता का बदला लेने के लिए दोस्तों कृपाण रखती थी अपने पास। वह सोचती थी कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिताजी की मृत्यु की है, तो वो उसी का बदला लेना चाहती थी। लेकिन फिर उसने क्या किया कि वो अपना जो कृपाण था वो वहीं जल में फेंक दिया, समुद्र में। अब आगे देखें तो बुद्धगुप्त फिर कहता है कि तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। तो फिर चंपा कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ? फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। दोस्तों ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अब हम आगे देखें कि वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतया घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर। संभव है मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। यानी जो उनका चंपा द्वीप था उसके पास ही एक और शैलखंड था, तो उस पर भी लोग रहने लगे थे। तो उसी पर आज कुछ उनका समारोह था। तो उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। तो उन्होंने इन लोगों को आमंत्रण किया था। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा स्वीकार क्रूर होकर जा रही थी। यानी चंपा वहां पे जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदूर दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का वन महोत्सव था। तो वन महोत्सव कौन सा था कि जो नाविक जाते थे उनकी सावधानी के लिए एक ऊंचा दीप स्तंभ बनवाया गया ताकि वो नाविक आराम से आ सकें उसके उजाले को देखकर। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुशल भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? तो जैसे ही चंपा उस महोत्सव में गई तो उसने देखा कि बहुत सी बालिकाएं हैं। तो फिर उसने जया से कहा कि जया, इतनी बालिकाएं तू कहाँ से बटोर लाई है? तो चंपा कहती है कि आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जल नदी की ओर देख रहा था। उसे झकझोरकर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? तो फिर बुद्धगुप्त कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। तो फिर चंपा कहती है कि तुम मुझे अकेला जानकर ऐसा मेरे पे जो प्रतिशोध ले रहे हो। तो फिर वो कहता है, बुद्धगुप्त कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के सस्ते से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। हाय तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। आगे देखना दोस्तों। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निधि प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। तो फिर वो कहता है कि चंपा, हम यहाँ पर जो रह रहे हैं इस द्वीप पर, ये द्वीप हमारा तो है नहीं। हम अपने भारतवर्ष से कितनी दूर इन द्वीपों में जो ये वन्य प्राणी हैं इनके साथ हम रह रहे हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ।
एक मिनट दोस्तों। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। फिर बुद्धगुप्त कहता है चंपा से कि चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक में मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजा रानी सी जन्मभूमि के अंक में। तो फिर वो कहता है बुद्धगुप्त कहता है चंपा से कि हम लोग जहाँ से आए थे हम लोग वहीं चलने वाले हैं, यानी भारतवर्ष में हम चलने वाले हैं, तो तुम चलोगे मेरे साथ। पोत, तो वो कहता है कि हमारे पास जो धन है उसको हम पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजा रानी सी जन्मभूमि के अंक में चलोगी तुम। आज हमारा परिणय हो। वो चंपा से कहता है कि आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त आज की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं, वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा चलो। तो फिर चंपा ने कहा कि चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। दोस्तों, चंपा के जो ये वाले कथन हैं, ये वाले आप जरा ध्यान से देखना कि चंपा कहती है कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। तो चंपा कहती है कि मेरे लिए अब यहाँ पे रहना या भारत में रहना कोई इतना वो खास नहीं है, मैं तो यहाँ यहीं सही हूँ। तो प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। तो चंपा कहती है कि तुम भले ही चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो, इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो चंपा कहती है तुम अपने जो वैभव हैं उनका सुख भोगने के लिए चले जाओ, लेकिन मुझे इन जो भोले भाले प्राणियां हैं जो जंगल में रहते हैं, मुझे उनके दुख और सहानुभूति और सेवा के लिए रहने दो, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। तो फिर वो कहता है कि तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? तो फिर बुद्धगुप्त कहता है चलो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ अकेली करोगी क्या? तो फिर चंपा कहती है कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानी एक दिन सहसा चंपा ने देखा कि उसके टापू से, उसके दीप स्तंभ से एक सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी, यानी कई नावें जा रही हैं जो पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के अंतराल में जा रही हैं। तो चंपा ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। यानी चंपा फिर शताब्दी बहुत दिनों तक वहीं पर रही और उसने देखा कि उसकी जो वन्य प्राणी थे वो उसकी सेवा भी करते थे और उसको देवी मानते थे। एक दिन काल कठोर हाथों ने उसे भी अपने चंचलता से गिरा दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी आपको? जो जो कहानी में महत्वपूर्ण पंक्तियां थीं उनको मैं आपको साथ साथ बताता चला हूं, और कहानी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें हम इस कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। और जो भी इस कहानी की PDF चाहिए आपको, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मेरे टेलीग्राम चैनल की, राधे हिंदी एकेडमी, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहीं से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।